हाय फ्रेंड्स, सॉरी टीचिंग पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का अध्याय 1 सेट थ्योरी का प्रश्नावली 1.3 के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 11th के सेट थ्योरी का यानी समुच्चय का सारा वीडियो अवेलेबल है, जिसका वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 इस टाइप से करके वहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप 11th का पूरा सेट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, पूरे समुच्चय के कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं, तो उस प्ले लिस्ट के सभी वीडियो को वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 जो इस प्रकार से है, सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। उसमें NCERT बुक 11th के सभी कॉन्सेप्ट्स दिया हुआ है, साथ ही साथ सभी प्रश्नों को हल करके दिया हुआ है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। जितना जल्दी होगा उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग NCERT बुक 11th के प्रश्नावली 1.3 के बारे में हम लोग जानेंगे और फिर 1.3 के सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से और अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.3 अब हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 में हम लोग को जो महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने के लिए है, उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ है उपसमुच्चय। यानी उपसमुच्चय क्या होता है, किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग सबसेट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उपसमुच्चय को अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है, कि सबसेट किसको कहते हैं। उसके बाद 1.3 में दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोग को पढ़ने के लिए, वो है उचित उपसमुच्चय किसे कहते हैं, यानी प्रॉपर सबसेट्स किसे कहते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर में जो हम लोग को जानना है 1.3 के लिए, वो है अधिसमुच्चय यानी सुपर सेट्स किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को 4 नंबर में जानना है आर के उपसमुच्चयों के रूप में अंतराल, यानी इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर, यानी वास्तविक संख्या से बनने वाला जितना अंतराल होता है उस चीज़ के बारे में हम लोग को जानना है। अब हम लोग 5वीं ओर चलते हैं। 5 में हम लोग को जानना है घात समुच्चय के बारे में, जिसको हम लोग पावर सेट इंग्लिश में कहते हैं। और 6 नंबर में हम लोग को जानना है सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट के बारे में हम लोग को जानना है। तो 1.3 के प्रश्नों को सही बनाने के लिए हम लोग को ये 6 बिंदु मुख्य रूप से अच्छी तरह से जानना है। अगर हम लोग ये 6 बिंदु को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हम लोग प्रश्नावली 1.3 को अच्छी तरह से बना लेंगे। तो चलिए अब हम लोग पहले बिंदु की ओर चलते हैं। तो चैप्टर 1.3 के लिए हम लोग को पहला चीज़ जो जानने के लिए है उसे हम लोग कहते हैं उपसमुच्चय। इसको इंग्लिश में हम लोग सबसेट्स कहते हैं। तो हम लोग पहले सबसेट्स का डिफिनीशन समझते हैं कि सबसेट्स का मतलब क्या होता है। इसमें कहा जा रहा है कि यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि, यानी ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि, दो समुच्चय होना चाहिए, वो किस प्रकार का, तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो, यानी समुच्चय दो समुच्चय होंगे ए और बी, और ए का प्रत्येक अवयव यानी ए में जो भी सदस्य हैं वह समुच्चय बी का अवयव हो, यानी ए में जितना भी सदस्य होगा वह अगर दूसरे समुच्चय बी में भी होता है तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो हम लोग कहेंगे कि समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। यानी उपसमुच्चय कब कहेंगे, जब दो सेट होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं ए है और बी है, और ए का सारा सदस्य यानी ए में जो जो अंक होगा या जो जो नंबर होगा वो सब बी में भी होना चाहिए। अगर ए का सारा सदस्य बी में मिल जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ए उपसमुच्चय है बी का, ठीक है। तो उपसमुच्चय कहते हैं, कहता है यदि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो तो इसे हम संकेत में दिखाते हैं ए, इसको हम लोग उपसमुच्चय है का चिन्ह कहते हैं। ए इसको पढ़ेंगे हम लोग ए उपसमुच्चय है बी लिखते हैं, ठीक है। अर्थात इसको सिंबल में क्या लिख सकते हैं कि ए उपसमुच्चय है बी का यदि एक्स अगर बिलोंग करेगा ए, यानी एक्स अगर ए में होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बी में भी होगा। यानी कहने का मतलब कि कहीं लिखा हुआ है आपको कि ए उपसमुच्चय है बी का,
तो उपसमुच के परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि ए अगर उपसमुच है बी का तो जो सदस्य ए में होगा वो सदस्य बी में जरूर होगा। तो इसलिए तो कब होगा, तो यदि x अगर a में होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग समझ जाएंगे कि x b में भी है। तो इस बात को हम लोग नोट करेंगे दिमाग में कि a अगर उपसमुच है b का तो x अगर a में होगा तो इससे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि x किसमें भी होगा तो b में भी होगा। ठीक है, इस डिफिनीशंस को हम लोग फिर से एक बार यहाँ पे उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें a बराबर 1 2 3 दिया हुआ है, यानी a समुच्चय में 3 सदस्य हैं 1 2 3, और b दूसरा समुच्चय है जिसमें सदस्य हैं 2 3 4 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि a का सदस्य 1 है 2 है 3 है, तो यह सदस्य इसमें भी मिल रहा है, b में भी 1 है 2 है 3 है, यानी a का जितना भी सदस्य है सब कहाँ मिल गया तो b में मिल गया। तो a का सारा सदस्य जब b में मिला तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a उपसमुच्चय है b का। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी ध्यान दे सकते हैं, लेकिन b का सारा सदस्य a में नहीं मिलेगा तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि a उपसमुच्चय है b का, लेकिन b उपसमुच्चय नहीं है किसका तो a का। अगर b का भी सारा सदस्य a में मिलता तो हम लोग लिख सकते थे b उपसमुच्चय है a का। ठीक है, देखिए फिर से समझ लेंगे, 2 सेट होगा, अगर पहले का पूरा सदस्य दूसरे में मिल गया तो हम लोग लिखेंगे कि पहला वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का उपसमुच्चय है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा सदस्य है या बराबर है इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना मतलब है कि पहले वाले सेट का सारा सदस्य अगर दूसरे में मिल गया तो पहला वाला समुच्चय जो होगा वो दूसरे वाले समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं। यहाँ पे एक सेट है, उसमें लिखा हुआ है a बराबर 1 2 3, और एक सेट b है, b में है 2 3 1, और हम लोग दोनों सेट को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए a का सारा सदस्य किस में मिल रहा है तो b में भी मिल रहा है, यानी a में 1 2 3 है तो b में भी क्या है 1 2 3, a का सारा सदस्य b में मिल गया तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे a उपसमुच्चय है b का। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ और भी ध्यान देने वाला बात है, फिर अगर b के हिसाब से सोचा जाए तो 1 2 3 है तो b के हिसाब से भी तो b का सारा सदस्य a में मिल गया, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसमें कि b उपसमुच्चय है a का, यानी a उपसमुच्चय है b का तथा इसमें क्या है b भी उपसमुच्चय है a का। यहाँ एक नोटिस करने वाला बात है कि a अगर उपसमुच्चय है b का और अगर b भी उपसमुच्चय होता है a का तो a किसके बराबर हो जाएगा b के बराबर, यानी a और b दोनों में सदस्यों की संख्या आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं, a बराबर 1 2 3 है और b बराबर 2 3 4 1 5, a का सारा सदस्य b में मिल गया तो इसको लिखे a उपसमुच्चय है b का, लेकिन यहाँ b का सारा सदस्य a में नहीं मिला इसलिए लिखे कि b उपसमुच्चय नहीं है a का। ठीक है, इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं उपसमुच्चय है, इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं उपसमुच्चय नहीं है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो a का सारा सदस्य b में मिला तो a उपसमुच्चय है b का, साथ ही b का भी सारा सदस्य a में मिल गया तो हम लोग इसको क्या कहें कि b उपसमुच्चय है a का। तो इससे हम लोग को क्या निष्कर्ष निकला कि a बराबर है किसके तो b के, a और b दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग इसको याद रखेंगे कि अगर a उपसमुच्चय होगा b के और b उपसमुच्चय होगा a के तो क्या होता है तो a और b दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए उपसमुच्चय का कुछ महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण और पहला गुण क्या है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, यानी रिक्त समुच्चय जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, ये दोनों बातों को हम लोग अभी आगे चलेंगे तो एग्जाम्पल से हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। पहला क्या है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और दूसरा क्या है कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अब हम लोग उपसमुच्चय के तीसरे गुण को समझेंगे। इसमें क्या है कि यदि a उपसमुच्चय है b का तथा b उपसमुच्चय है a का तो यह तभी संभव होता है जब a बराबर है b। इसके बारे में हम लोग अभी बता चुके हैं इससे पहले। जैसे a बराबर 1 2 3 है और b बराबर 3 2 1 है तो यहाँ a उपसमुच्चय है b का और b भी उपसमुच्चय है a का, अतः क्या हो रहा है a बराबर है किसके तो b के। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया गया है कि a उपसमुच्चय है b का और b उपसमुच्चय है a का, इम्प्लाइज डेट a किसके बराबर हो जाएगा तो a जो है
वह बी के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कि उपसमुच पर किस टाइप से प्रश्न रहता है। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए, टाइप 1 क्वेश्चन जो उपसमुच में दिया हुआ रहता है हमारे बुक में, आप लोग के बुक में जो रहता है वो है पहला क्या कि निम्न में प्रत्येक का सभी उपसमुच लिखिए। यानी इस टाइप से क्वेश्चन होगा कि निम्न में प्रत्येक का सभी उपसमुच लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेट है, इसमें ए दिया हुआ है, तो वहाँ नोट में नोट का यानी उपसमुच के पहले गुण में है, हम आपको बताए थे क्या चीज़ कि फाई जो होता है यानी रिक्त समुच किसी भी समुच का उपसमुच होता है। इसीलिए इसका उपसमुच लिखेंगे तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे कि समुच ए का उपसमुच बराबर, पहले क्या लिखेंगे, कोई भी सेट होगा तो हम लोग को फाई लिखना है। यानी फाई क्या होता है, रिक्त समुच, या फिर हम लोग इसको सिर्फ खाली सेट बना के भी लिख सकते हैं। और दूसरा जो इसका पहला एलिमेंट से बनने वाला होगा उसी को हम लोग लिखेंगे, यानी ए लिख लेंगे। या फिर पहला रिक्त समुच इस टाइप से और फिर क्या लिख सकते हैं, ए। तो सेट ए मतलब जो दिया हुआ है उसका उपसमुच में दो सेट आएंगे, फाई और एक ए। ठीक है, देखिए खाली भी किसी समुच का रिक्त समुच होता ही है और स्वयं कोई भी सेट होता है वह अपना उपसमुच होता है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 भी देखते हैं। जैसे हमको ए बी सेट में दिया हुआ है, इसका सारा उपसमुच लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ए कॉमा बी का उपसमुच। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अभी हम बताएं कि पहले क्या लिखना चाहिए, हम लोग को फाई लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि फाई किसी भी समुच का उपसमुच होता है। तो पहले फाई लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखना है, देखिए 2 सेट है तो पहले बारी बारी से एक का बनाइए। पहले सिंपल ए का बना सकते हैं, फिर बी का बना सकते हैं और फिर लास्ट में क्या बना सकते हैं, ए बी। यानी इस सेट से बनने वाला टोटल उपसमुच का संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, तो देखिए 1 2 3 का उपसमुच हम लोग को लिखना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो फाई लिखेंगे क्योंकि बता दिए अभी। फिर उसके बाद क्या है, एक पहले बारी बारी से एक एक एलिमेंट का बनाएंगे। तो 1 का बना सकते हैं सेट, 2 का भी बना सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 2 2 एलिमेंट का बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं पहले 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ये हो सकता है। फिर मान लेते हैं कि हम लोग 1 लेते हैं और इधर से 2 नहीं लेके क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। फिर 2 सेट का और क्या बन सकता है, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को 1 2 3 मिलेगा। 2 2 एलिमेंट से क्या क्या बन सकता था, 1 2 बन सकता था, 1 3 बन सकता था, 2 3 बन सकता था। और अब एक लास्ट में बनाना चाहेंगे 3 एलिमेंट से, तो क्या बनेगा, 1 2 3। ठीक है, तो टोटल हम लोग को क्या बना, तो 8 सेट बना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछता है फाई, फाई खुद रिक्त समुच है का, तो उपसमुच जो होगा, फाई का उपसमुच जो होगा वो फाई ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को पहले उपसमुच के डिफिनीशन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। उसके बाद इसमें जो प्रश्न है निम्न में प्रत्येक का सभी उपसमुच लिखिए, तो इसको हम लोग इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, और नोट में एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उपसमुच्यों की संख्या, उपसमुच्यों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर n। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको एक सेट दे दिया जाए ए, जिसमें ए और बी है, तो आप कैसे जानेंगे कि इसका कितना सेट सबसेट बन सकता है, तो इसका 2 के पावर n होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए पहला वाला में कितना, एक एलिमेंट है, तो इससे कितना उपसमुच बना है हम लोग को 2। तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए जितना एलिमेंट होगा n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट को बताता है। तो इसमें कितना, एक एलिमेंट है, इसलिए हम लोग n का पावर क्या रख देंगे, 1। तो यहाँ पे क्या आया, 2, यानी एक सदस्य होगा तो उससे जो सब सेट बनेगा उसमें 2 सबसेट बनेगा। ठीक है, अब सेकेंड का देखिए, इसमें क्या है, तो 2 सदस्य है, तो मान लेते हैं कितना सेट बना हम लोग को, 4। तो यहाँ n का वैल्यू क्या रखेंगे, 2। तो 2 गुने 2 तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, 2 टू दी पावर n है, तो 2 के पावर n, जैसे देखिए तीसरा नंबर, इसमें n का वैल्यू हम लोग को क्या रखेंगे, 3। तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8, यानी 3 सदस्य से टोटल कितना बन सकता है सबसेट का संख्या, तो टोटल 8। और
फाइव मतलब होता है रिक्त समुच, और रिक्त समुच का मतलब क्या हो कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, जीरो, इसलिए उसका वैल्यू n का वैल्यू हम लोग जीरो रख देंगे। तो क्या आएगा 1, यानी फाइव का उपसमुच क्या होता है 1। तो बिना उपसमुच निकाले ही हम लोग इस फार्मूले की सहायता से बता सकते हैं कि किसी समुच से कितना सबसेट बनना संभव है। ठीक है, अगर इस वीडियो को कहीं नहीं समझ में आया या कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हम लोग का उपसमुच था जो ख़त्म हो गया, जिसमें हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट बात था वो हम आपको बता दिए हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के दूसरे नंबर टॉपिक पर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग उचित उपसमुच कहते हैं। ये इस चीज़ को समझने में ध्यान देना है कि जो आपको सबसेट में पढ़ाया गया है इससे सिर्फ थोड़ा ही सा का अंतर यह उचित उपसमुच में होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसके डिफिनीशन को एक बार समझते हैं अच्छा से। क्या है कि यदि ए और बी दो समुच इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो। ठीक है, ए और बी दो समुच इस प्रकार होना चाहिए कि ए का प्रत्येक अवयव यानी ए का जो भी सदस्य है वह बी का भी सदस्य होना चाहिए, तथा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए का अवयव नहीं हो। यानी उचित उपसमुच कब होगा? जब दो सेट होना चाहिए और पहले वाले सेट का पूरा सदस्य दूसरे वाले सेट में होना चाहिए, साथ ही साथ दूसरे वाले सेट में कम से कम एक सदस्य ऐसा जरूर होना चाहिए जो पहले वाले सेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक से ज़्यादा भी अगर है और जो ए में नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम बी में एक ऐसा सदस्य जरूर होना चाहिए जो ए में नहीं है, तभी हम लोग ए को बी का उचित उपसमुच कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि ए समुच बी का उचित उपसमुच हो तो इसे हम संकेत में इस टाइप से दिखाते हैं। यानी ये जो संकेत होता है यह उचित उपसमुच का होता है। इसका मतलब होता है कि पहले वाले सेट का सारा सदस्य दूसरे वाले में मिल जाएगा और दूसरे वाला सेट ऐसा होगा जिसमें कम से कम एक सदस्य ऐसा होगा जो पहले वाले समुच में नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे पहला नंबर एग्जाम्पल है जिसमें सेट ए बराबर 1 2 3 दिया हुआ है और सेट बी बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि ए का सारा सदस्य, जैसे ए में 1 2 3 है और बी में 1 2 3 4, तो ए का सारा सदस्य बी में मिल गया। तो उसके साथ साथ बी में एक ऐसा सदस्य 4 है जो ए में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है बी का उचित उपसमुच है। अब देखिए एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने वाला है, देखिए उपसमुच में क्या होता है कि ए का सारा सदस्य बी में मिलना चाहिए। बी में ज़्यादा होगा कम होगा इससे कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ ए का सारा सदस्य बी में मिलना चाहिए। लेकिन उचित उपसमुच में क्या होता है कि ए का सारा सदस्य बी में मिलना चाहिए और बी में कम से कम एक सदस्य जरूर ज़्यादा होना चाहिए जो ए में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ए बी का उचित उपसमुच है यानी प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, और अगर कोई कहेगा कि ए बी का उपसमुच भी है तो हाँ ए बी का उपसमुच भी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहाँ से क्लियर होगा एग्जाम्पल नंबर 2 से। ए में क्या लिखा हुआ है 1 2 3 और बी में क्या लिखा हुआ है 1 2 3। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ए का सारा सदस्य बी में मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन बी में एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो ए में ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग उचित उपसमुच नहीं कहेंगे। उचित उपसमुच होने के लिए बी में ए से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए जो ए का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए ए बी का उपसमुच नहीं है। लेकिन ए जो है उपसमुच है बी का, ए बी का उचित उपसमुच नहीं है, लेकिन ए उपसमुच है किसका? बी का। उपसमुच क्यों है? क्योंकि उपसमुच में सिर्फ इतना ही मतलब रहता है कि ए का सारा सदस्य बी में मिल जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के तीसरे नंबर बिंदु पे चलते हैं जिसे हम लोग अधिसमुच यानी सुपरसेट कहते हैं। यह जो बिंदु है उपसमुच से ही मिलता जुलता है। इसमें हम लोग सिर्फ थोड़ा सा समझेंगे कि क्या है। इसमें क्या कहता है, ए और बी दो समुच इस प्रकार हैं कि ए उपसमुच है बी का, यानी ए का सारा सदस्य बी में मिल रहा है का, अर्थात ए के सभी सदस्य बी में हैं। ठीक है, तो ए को बी का उपसमुच कहते हैं और बी को ए का अधिसमुच कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग इस बात को समझते हैं। जैसे ए बराबर 1 2 3 दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए
का सारा सदस्य बी में मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, तो ए उपसमुच्चय हुआ बी का, क्यों, क्योंकि ए का सारा सदस्य बी में मिला, तो ए को हम लोग बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक, इसी बात को उलट के कहा जाता है कि बी को क्या कहेंगे, तो बी में सारा सदस्य मिल रहा है, तो बी को बी अधिसमुच्चय इसको पढ़ते हैं, किसका, तो ए का, बी अधिसमुच्चय हुआ। यानी ए का सारा सदस्य अगर बी में मिलेगा तो हम लोग इसको कहेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय है। और उस उल्टा भाषा में इसको हम लोग कह सकते हैं क्या चीज़, कि बी अधिसमुच्चय है ए का। बी अधिसमुच्चय है ए का कहने का मतलब ये हुआ कि बी में ए का सारा सदस्य मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के चौथे बिंदु पे चलते हैं, जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि आर के, यहाँ आर का मतलब क्या होता है कि आर मतलब वास्तविक संख्या है। आर के उपसमुच्चयों के रूप में अंतराल, यानी क्लास 11th में एक सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो रहता है अंतराल के बारे में, वो हम लोग को जानना है। ठीक है, और इस अंतराल का यूज हम लोग को अभी आगे चल के बहुत सारे चैप्टर में होगा, इसीलिए इसको हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है। अभी हम लोग जानते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। इसमें कहता है कि माना कि ए और बी कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि देखिए ए और बी दो वास्तविक संख्या हैं। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर है, तो हम लोग नंबर लाइन से इस बात को समझते हैं। ठीक है, देखिए आगे भी पढ़ते हैं। माना कि ए और बी दो वास्तविक संख्या है और ए, इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं छोटा है, यानी जिधर एक मुंह रहेगा वह अंक छोटा होता है और जिधर दोनों मुंह रहेगा वह अंक बड़ा होगा। तो ए छोटा है बी से। तो नंबर लाइन पर हम लोग जानते हैं कि अंक किस टाइप से होता है, इधर 0 होता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इस टाइप से आगे भी होता है। फिर इधर क्या होता है, -1, -2, -3, -4। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा है कि ऐसा नंबर मान लेते हैं, इस नंबर लाइन का कोई दो नंबर लेते हैं, इसको ए और बी हम लोग मान लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी। यहाँ ए और बी का मतलब क्या होगा कि कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर -3 है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, तो 3, तो किसी टाइप से दो नंबर है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ए क्या है, तो छोटा होना चाहिए बी से, यानी ए -3 है और बी 3 है, छोटा है। तो हम आर के 4 उपसमुच्चय को परिभाषित कर सकते हैं, जिसको हम लोग अंतराल कहते हैं। ठीक है, यानी अंतराल कहने का क्या मतलब होता है कि हम लोग एक नंबर लाइन के हिसाब से सोच रहे हैं। ठीक है, इसमें दो अंक हैं, ए और बी लेते हैं, तो मान लेते हैं ए यहाँ है और बी यहाँ है। ठीक है, तो कोई भी अंक हो सकता है, ए बी का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो इस टाइप से जो दो बिंदु मिला और इसके बीच का और भी बहुत सारा जो भी अंक होगा, इस अंक के बारे में हम लोग 4 अंतराल में इसको हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं बारी बारी से कि पहला अंतराल, दूसरा अंतराल, ये सब क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले अंतराल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे पहला जो अंतराल है उसको हम लोग बंद अंतराल कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्लोज इंटरवल। चलिए, क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है, तो बंद अंतराल को बड़ी ब्रैकेट के अंदर दोनों अंक को रखा जाता है, ए बी, और दोनों तरफ से ब्रैकेट को बंद करके से सूचित किया जाता है, और यह निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। और इसको परिभाषित करने का तरीका है, बड़ी ब्रैकेट में ए बी लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, को पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ए जो एक्स जो है ए से बड़ा या बराबर है और बी से छोटा या बराबर है। इसके कहने का क्या मतलब होता है, अंतराल क्यों यूज किया जाता है, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर लाइन हम लोग को दिया हुआ है, इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है -3 और यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, तो 3। कोई नंबर लाइन का दो अंक है, यहाँ पे -3 और यहाँ पे क्या है, तो 3। ठीक है, अब अगर कोई आदमी हमसे बोलेगा कि -3 और 3 तक का सारा अंक आपको लिखना है, एक भी अंक छूटना नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको कभी भी पूरा अंक नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं
कि यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो अगर कोई हमसे बोलेगा कि 0 से लेके 5 तक के बीच का सारा प्राकृत संख्या लिखिए, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं। मान लेते हैं 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन इसके बीच में भी 2 के बाद भी सारा पॉइंट पे अंक होगा, जिसको हम लोग इस टाइप से नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हर एक बिंदु पर एक नया नंबर होता है और सभी अंक को लिखना पॉसिबल संभव नहीं है। तो सभी अंक को दिखाने के लिए अंतराल का यूज किया जाता है। तो इसलिए अंतराल को 4 भागों में बांट दिया गया है। तो पहला जो अंतराल है उसको हम लोग कहते हैं बंद अंतराल, और उसको हम लोग दिखाते हैं इस तरह से, और जो इस प्रकार से परिभाषित है। चलिए अब इसको हम लोग और एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू a से बड़ा या बराबर है और b से छोटा या बराबर है। चलिए जैसे देख लीजिए कि संख्या रेखा पर अगर बंद अंतराल को दिखाना होगा तो हम लोग लेंगे एक रियल नंबर a लेते हैं और एक रियल नंबर b। और बंद अंतराल कहने का मतलब ये होता है कि दोनों अंक आ जाएंगे, यानी देखिए a को पूरा कलर किया हुआ है यानी इसमें a भी आएगा, b को भी कलर किया हुआ रहता है इसमें यानी b भी आएगा, और a से लेके b तक का जो लाइन रहता है उसको भी कलर किया हुआ होता है यानी इसके बीच का सारा अंक आएगा। यानी बंद अंतराल में अगर बंद अंतराल को यदि संख्या रेखा पर दिखाना होगा तो उसको हम लोग इस टाइप से दिखाएंगे। और इसका अर्थ क्या समझेंगे कि a और b के बीच का सभी संख्या है, उसके साथ साथ इसमें a भी शामिल है और इसके साथ साथ इसमें b भी शामिल है। तो ये संख्या रेखा का बात हो गया। अब इसी बात को दूसरा तरीका यानी अंतराल रूप में भी दिखाया जा सकता है। अंतराल रूप में दिखाने का तरीका होता है a, b, यानी अगर इस टाइप से बड़ी ब्रैकेट के अंदर कोई 2 अंक a, b को लिखा हुआ है तो हम लोग समझेंगे कि इसमें टोटल नंबर है जो a और b के बीच में है वो नंबर है, साथ साथ a भी है और उसमें b भी है। इसी बात को हम लोग समुच्च निर्माण रूप में लिख सकते हैं इस टाइप से। समुच्च निर्माण रूप में इस टाइप से लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r। a का वैल्यू x का वैल्यू a से बड़ा या बराबर है और b से छोटा या b के बराबर है। तो ये तो हो गया इस टाइप से। अब हम लोग इसको नंबर यानी कोई डिजिट में किस तरह से सोच सकते हैं। जैसे किसी आदमी को बोला जाए कि 2 और 5 के बीच के सभी संख्या को 2 और 5, जिसमें 2 से लेकर 5 तक यानी इसमें 2 भी शामिल होगा और 5 भी, कि सभी संख्या को संख्या रेखा पर दिखाएं। तो उसको दिखाने का तरीका होता है कि 2 और 5 लिख देंगे, दोनों बिंदु को हम लोग कलर कर देंगे और उसके बीच का टोटल लाइन को भी हम लोग क्या करेंगे, कलर कर देंगे। यानी इस टाइप से रंगे हुए का मतलब ये हुआ कि यह संख्या को दिखाता है 2 से लेके 5 तक, जिसमें 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। इसके अलावा 2 और 5 के बीच आने वाला सभी अंक भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, इस टाइप से दिखाने का मतलब हुआ 2 भी शामिल है, 5 भी शामिल है और 2, 5 के बीच में आने वाला सारा अंक शामिल होगा। यानी इसमें 2.5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 3.5 भी आ सकता है, 3.1 भी आ सकता है। यानी इस टाइप से बहुत सारा नंबर है। अब इसी बात को कोई अगर हम लोग को अंतराल में दिखाना होगा तो हम लोग इसको बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे 2, 5। ठीक है, और इसी बात को अगर समुच्च निर्माण में दिखाना होगा तो हम लोग लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा का चिन्ह देंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 से बड़ा या बराबर है x और फिर छोटा है या बराबर है किसके, तो 5 के। अब इस बड़ी ब्रैकेट पर बहुत सारा प्रश्न होता है। जैसे जब आप चैप्टर बनाइएगा तो आपको इस टाइप से कभी लिखा हुआ मिलेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 2 से बड़ा या बराबर है x और मान लेते हैं 10 से छोटा या बराबर है। तो ये समुच्च निर्माण रूप में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अभी बता दिया आपको, इसको हम लोग कहते हैं संख्या रेखा पे दिखाना, इसको हम लोग कहते हैं अंतराल में दिखाना, इसको हम लोग कहते हैं समुच्च निर्माण में दिखाना। ठीक है, तो अगर आपको मान लेते हैं कि क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहे समुच्च निर्माण रूप में, तो उसको अगर हम लोग को कहेगा कि अंतराल में दिखाएं तो हम लोग पहले यहाँ पे देख लेंगे कि किस टाइप का चिन्ह है। अगर नीचे बराबर का चिन्ह दिया हुआ रहेगा यानी नीचे इस टाइप से लाइन दिया हुआ रहेगा तो इसका मतलब है कि हम लोग को बड़ी ब्रैकेट देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, बड़ी ब्रैकेट। फिर इधर भी बराबर का चिन्ह है तो हम लोग क्या देंगे, बड़ी ब्रैकेट। और इधर का पहला अंक यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है, तो ये हो गया अंतराल रूप में।
अब इसी बात को अगर कोई कहेगा संख्या रेखा पर दिखाने के लिए, तो हम लोग इस टाइप से दिखाएंगे, यानी पहले 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10 है तो 10 लिखेंगे और रंग देंगे, यानी 2 से लेके 10 तक का, 2 से लेके 10 तक का, जिसमें 2 और 10 दोनों शामिल होगा। तो इस टाइप से हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक इसी बात का उल्टा भी हो सकता है कि अगर आपको मान लेते हैं कि बड़ी ब्रैकेट 3,10 अंतराल में दे और समुच्चय निर्माण में लिखना रहे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से बनाएंगे। पहले लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 3 से बड़ा या बराबर है x और फिर छोटा है कितना 10 से, तो ये हो जाएगा उसका समुच्चय निर्माण रूप का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में ज़रूर आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या कोई कन्फ्यूजन होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का अंतराल पहला, जिसको हम लोग कहते हैं बंद बंद अंतराल, या फिर उसको हम लोग बंद अंतराल ही कहते हैं। ठीक है, तो और इसमें किस तरह से लिखना है वो हम बता दिए हैं कि अगर समुच्चय निर्माण में रहेगा तो उसको अंतराल में ऐसे लिखेंगे, संख्या रेखा पर इस टाइप से दिखाएंगे, और अगर अंतराल में पहले से रहेगा तो समुच्चय निर्माण में हम लोग को इस टाइप से लिखना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो ये हो गया हम लोग का डिफिनीसन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर अंतराल की ओर। अब हम लोग अंतराल नंबर 2 के बारे में जानेंगे। इसको हम लोग कहते हैं खुला अंतराल। देखिए वो जो बंद अंतराल था, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो खुला अंतराल है। खुला अंतराल को इंग्लिश में ओपन इंटरवल कहा जाता है। इसका डिफिनीसन होता है, खुला अंतराल को a, b या इस टाइप से सूचित किया जाता है। यानी बंद अंतराल में दोनों तरफ से बड़ी ब्रैकेट होता है, खुला अंतराल में दोनों तरफ से छोटी ब्रैकेट होता है, और इसको निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। यानी इसको लिखा जाता है a, b होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ए से x जो है a से बड़ा है और b से छोटा। ठीक है, यानी इसका मतलब होगा कि a और b के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं इसके बीच में आएगी, लेकिन खुला अंतराल है इसलिए इसमें ना तो a आएगा और ना ही b। देखिए इस टाइप से लिखने का क्या मतलब होता है, ये हो गया अंतराल रूप, यानी 2 नंबर को इसके बीच में लिखा जाएगा। तो इसको हम लोग संख्या रेखा पर इस टाइप से समझ सकते हैं कि देखिए 2 वास्तविक संख्या है a और b। देखिए छोटी ब्रैकेट का मतलब आप समझ सकते हैं कि खुला होता है और उधर जो अंक रहेगा वो उसमें शामिल नहीं होता है, और बड़ी ब्रैकेट होगा तो उसका मतलब होगा कि वह अंक उसमें शामिल है। तो हम लोग मान लिए कि यह नंबर लाइन है, इसमें 2 वास्तविक संख्या है a और b। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि दोनों तरफ से छोटी ब्रैकेट है, इसका मतलब हुआ कि जो भी संख्या होगा उसमें न तो a आएगा और न ही b, लेकिन इस दोनों के बीच का सारा अंक इसमें जरूर आएगा। ठीक है, तो इस छोटे अंतराल को संख्या रेखा पर दिखाना होगा, तो हम लोग खुले अंतराल को हम लोग को संख्या रेखा पर दिखाना होगा, तो हम लोग इस टाइप से दिखाएंगे जिसमें a और b दोनों में से कोई शामिल नहीं होगा और a और b के बीच का सारा अंक इसमें शामिल होगा। इसी बात को अगर समुच्चय निर्माण में दिखाना होगा तो हम लोग दिखाएंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा का चिन्ह देके लिखेंगे a, x बड़ा है a से और छोटा है किस से, तो b से। ठीक है, यानी इसका मतलब कि a और b के बीच का सभी अंक है, लेकिन इसमें a और इसमें b नहीं है। और जबकि बंद अंतराल में क्या होता था कि उसमें a और b के बीच का सारा अंक होता था, साथ साथ a भी होता था और b भी होता था। अब देखिए चैप्टर बनाएंगे तो हम लोग को क्वेश्चन अगर इस टाइप से मिलता है, जैसे 2,3 है, और अगर इसको कोई बोलेगा कि संख्या रेखा पर दिखाइए, तो संख्या रेखा पर हम लोग दिखाएंगे इस टाइप से, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3, और संख्या रेखा पर इस टाइप से दिखाएंगे, यानी 2-3 के बीच का जो लाइन होगा उसको हम लोग रंग देंगे, लेकिन न तो 2 को कलर करेंगे और ना ही 3 को। ठीक है, और समुच्चय निर्माण में बोलेगा तो हम लोग इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 2 से बड़ा x 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ठीक है, ठीक इसी का उल्टा होता है कि अगर हम लोग को क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ रहे समुच्चय निर्माण रूप में, और इसको अगर अंतराल रूप में कहेगा तो हम लोग देख लेंगे कि अगर बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा तो छोटी ब्रैकेट देंगे, जैसे यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है तो 3 लिख देंगे, और यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह नहीं है इसमें तो हम लोग क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और अगर यहाँ बराबर का चिन्ह होता है तो इधर से हम लोग बड़ी ब्रैकेट देते हैं। तो ये हो गया खुला अंतराल। खुला अंतराल का मतलब हुआ दोनों तरफ से छोटी ब्रैकेट होगा, और इसका मतलब होगा कि वह दोनों संख्याओं के बीच का सारा अंक होगा, लेकिन वो दोनों संख्या नहीं होगा। जैसे इसमें 2-3 शामिल नहीं होगा, लेकिन उसके बीच का सारा अंक इसमें शामिल होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अंतराल नंबर 4 की ओर।
जिसको हम लोग कहते हैं बंद खुला अंतराल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लोज ओपन इंटरवल। बंद खुला अंतराल को एक ए बी इस टाइप से, देखिए इधर से बंद है इसलिए यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट दिया गया है, और दूसरा में खुला है इसलिए इधर से छोटी ब्रैकेट दिया हुआ है। छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है वह अंक शामिल नहीं होगा, और बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कि वह अंक उसमें शामिल होगा। इसको हम लोग इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, और इसको निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जाता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए जैसे कोई अंक अंतराल में आपको इस टाइप से लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हो सकता है, तो इसको हम लोग संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो इस टाइप से लिखेंगे और 2 अंक लेंगे, जैसे ए हो गया और यहाँ पे हो गया बी, और यहाँ ए का डिनोट कर रहा है यह बी को। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि बंद अंतराल यानी इधर से ए के तरफ बड़ी ब्रैकेट है, यानी इसमें ए को शामिल करना है, इसलिए ए को हम लोग रंग देंगे। और बीच का तो सारा अंक होगा ही होगा, कोई भी अंतराल होगा उसमें भी, किसी में भी, लेकिन यहाँ पे बी के तरफ छोटी ब्रैकेट है यानी बी का अंक शामिल नहीं होगा। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी के बीच की सभी संख्या शामिल होगी, ए भी शामिल होगा, लेकिन बी इसमें शामिल नहीं होगा। इसी को हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ए एक्स बड़ा या बराबर है ए के और छोटा है किससे, बी से। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में अगर आपको अंतराल रूप में इस टाइप से लिखा हुआ मिले, जैसे 3 और 5, एक तरफ से बड़ी ब्रैकेट और एक तरफ से छोटी ब्रैकेट रहे, तो इसको अगर समुच्चय निर्माण में लिखना होगा तो हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ये तो सब में लिखना ही लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, 3, तो यहाँ से बड़ी ब्रैकेट है इसलिए नीचे बराबर का चिन्ह देंगे, और इधर से छोटी ब्रैकेट है इसलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं देंगे, सिर्फ इसी टाइप से लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि 3 5 के बीच की सभी संख्या है उसमें 3 भी शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है। और संख्या रेखा पर कहा जाएगा तो हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 5, और इसमें क्या करेंगे कि 3 को शामिल करेंगे, उसके बीच का सारा अंक शामिल करेंगे लेकिन 5 को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर संख्या रेखा में इस टाइप से रहेगा तो इसी को हम लोग उलट के समुच्चय निर्माण में ऐसा लिख सकते हैं, और समुच्चय निर्माण में ऐसा रहेगा तो इसको अंतराल में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। बराबर का मतलब बड़ी ब्रैकेट, और बराबर नहीं रहेगा तो मतलब होगा छोटी ब्रैकेट दे के लिखना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चौथे अंतराल जिसको कहा जाता है खुला बंद अंतराल यानी ओपन क्लोज इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे। खुला बंद अंतराल को देखिए पहले खुला है इसलिए इसमें पहले छोटी ब्रैकेट है, और बंद अंतराल इसलिए इसमें बड़ा लिखा हुआ है। इसको इस टाइप से सूचित करते हैं या फिर इस तरह से सूचित किया जाता है, जो इस प्रकार परिभाषित है कि ए कॉमा बी, इधर से छोटी ब्रैकेट और इधर से बड़ी ब्रैकेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच की सभी संख्या इसमें शामिल है, लेकिन ए शामिल नहीं होगा और बी शामिल होगा। तो इस बात को अगर हम लोग को संख्या रेखा पे दिखाना होगा तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो इसका नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, 2 अंक, यहाँ ए है यहाँ बी, और यहाँ दोनों अंक है। तो इसमें ए की तरफ छोटी ब्रैकेट है इसलिए ए शामिल नहीं होगा, और बी की तरफ बड़ी ब्रैकेट इसलिए बी शामिल होगा, और इसके बीच का अंक तो सभी अंतराल में शामिल होता ही होता है। तो ये हो गया। इसी को समुच्चय निर्माण में कहा जाएगा तो हम लोग पहले लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ये सभी समुच्चय निर्माण विधि में इतना लिखना होता है क्योंकि एक्स जो सदस्य होता है वह रियल नंबर वास्तविक संख्या का होता है। अब इसमें क्या लिखेंगे, इधर से छोटी ब्रैकेट है तो छोटी ब्रैकेट क्या लिख लेंगे ए, और इधर से क्या है तो बी, तो हम लोग इधर से बड़ी ब्रैकेट देके इसको लिखेंगे ए, और इधर से छोटी ब्रैकेट है इसलिए इस टाइप से एक्स, और इधर से बड़ी ब्रैकेट है तो इधर से हम लोग इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे अंक में मान लेते हैं कि अगर हम लोग को दिया हुआ रहे 3,5, इधर से बड़ी ब्रैकेट रहेगा, इसको नंबर लाइन पे लिखना होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, और यहाँ पे भी घेर लेंगे, यहाँ पे भी घेरेंगे, लेकिन 3 शामिल नहीं है इसलिए इसको नहीं रंगेंगे, और 5 शामिल है तो 5 को रंग देंगे, और इसके बीच के सभी अंकों को भी हम लोग रंग देंगे। और इसको समुच्चय निर्माण में लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। 3 से एक्स 3 से बड़ा है और 5 के बराबर या 5 से छोटा है। ठीक है, तो इस टाइप से लिखेंगे। तो अंतराल में रहेगा तो संख्या रेखा में इस टाइप से लिख लेंगे, और फिर उसके बाद इसको हम लोग समुच्चय निर्माण में इस टाइप से लिख लेंगे। उसी तरह से ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर समुच्चय निर्माण में रहेगा इस टाइप से तो संख्या रेखा में इस टाइप से दिखा सकते हैं, और
अंतराल में हम लोग इस टाइप से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के 5वें नंबर बिंदु पर चलते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहा गया है कि किसी समुच्चय ए के सभी, हम लोग को घात समुच्चय के बारे में पढ़ना है जिसको इंग्लिश में हम लोग पावर सेट कहते हैं। तो घात समुच्चय किसी समुच्चय का हम लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो कहता है किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहा जाता है। इसे पी ए से सूचित किया जाता है, यानी इसको हम लोग पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। जैसे यदि ए बराबर 1 है तो हम लोग सबसे पहले ए के सभी उपसमुच्चय को लिखेंगे। उपसमुच्चय को लिखना किस तरह से लिखा जाता है वो इससे पहले बताया हुआ है। तो ए के उपसमुच्चय में सबसे पहले फाई होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ए के घात समुच्चय यानी पी ए को लिखना होगा। तो जो भी ये एलिमेंट हम लोग को आएगा उपसमुच्चय में उसको एक मंझले कोष्ठ के अंतर्गत रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए का घात समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर b बराबर आपको 2 और 3 दिया हुआ है, इसका घात समुच्चय लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे b के सभी उपसमुच्चय, b के सभी उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय में सबसे पहले फाई लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2,3 लिखेंगे। ठीक है, और फिर लिखेंगे b के घात समुच्चय, b का घात समुच्चय पी बी बराबर होगा 5 2 3 2 3, ये हो गया, और इसको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, यही b का घात समुच्चय होगा। तो घात समुच्चय निकालने के लिए जो सेट दिया हुआ रहेगा उसका सारा उपसमुच्चय निकालेंगे, उस समुच्चय को भी एक सेट के अंतर्गत रख देंगे, तो वही उसका घात समुच्चय होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में। अब हम लोग इस चैप्टर के 6ठे नंबर बिंदु पे चलते हैं जिसको हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट में क्या बताया हुआ है, किसी संदर्भ में कोई समुच्चय जो सभी उपसमुच्चयों का अधिसमुच्चय है सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय कहलाता है। इसे एस या ओम या डब्ल्यू या एक्सआई से सूचित किया जाता है। देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहेंगे। जैसे यहाँ पे u बराबर सेट दिया हुआ है, इसमें 0 से लेके 9 तक अंक है, तथा इसी में a बराबर 1 2 3, b बराबर 3 4 6 9 और c बराबर 0 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखना है सबसे बड़ा सेट जिसमें सारा का सारा जो एक्स्ट्रा सेट होगा, सारा का सदस्य इसमें मिल जाना चाहिए। तो जो बड़ा सेट होगा उसको हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। इसमें 1 2 3 तो 1 2 3 मिल जाएगा, इसमें का 3 4 6 9 तो 3 4 6 9 भी मिल जाएगा, इसका 0 1 इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग u को सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा बड़ा सेट जिसमें अन्य सभी दिए हुए सेट का सारा सदस्य उसमें मिल जाना चाहिए, तो जो बड़ा सेट होगा उसको हम लोग सार्वत्रिक या यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 1.3 को बनाने के लिए इतना कंसेप्ट काफ़ी है, इससे 1.3 चैप्टर को आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको यह चैनल पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।